मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जीबी कॉलेज, रामगढ़। आज मैं पुनः आपके समक्ष अपना वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। यह बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 का टॉपिक है। आज के इस व्याख्यान का मेरा शीर्षक है भौगोलिक खोज, प्रकृति और महत्व, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, नेचर एंड सिग्निफिकेंसेस। तो सबसे पहले हम सभी देखेंगे भौगोलिक खोज का अर्थ क्या होता है। हम सदियों से सुनते आए हैं और देखते भी आए हैं कि यूरोप में लोगों के मन में अभिलाषा थी सोने की चिड़िया को देखने के लिए। हमारा भारत जो था यूरोप के पहले अरब से व्यापार से के क्षेत्र में जुड़ा हुआ था, जिससे भारत में सोने की अपार संपत्ति एकत्रित हो गई थी, जिसको लेकर के यूरोप में बहुत ही अभिलाषा थी कि क्यों न इस सोने की चिड़िया को प्राप्त किया जाए। 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण से भौगोलिक खोजों का आरंभ हुआ। अनेक आधुनिक विद्वान इन सामुद्रिक अभियानों को खोज यात्रा नहीं मानते हैं। उनका विचार है कि इसके पहले भी पुरानी दुनिया के लोगों ने अनेक अनजान इलाकों की यात्रा एवं उनकी खोज की थी। उदाहरण के लिए अरबी, चीनी और भारतीय यात्रियों तथा पोलिनेशियन और माइक्रोनेशियन नाविकों ने महासागरों की यात्राएं की थी। 11वीं शताब्दी में ही नॉर्वे के जलदस्युओं वाइकिंग्स ने उत्तरी अमेरिका तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। 1415 में ही पुर्तगालियों ने अफ्रीका के तट पर स्थित सियूटा पर अधिकार कर लिया, जिससे उन्हें अफ्रीका के विषय में जानकारी मिली। 1434 में पुर्तगालियों ने बोजाडोर अंतरिक्ष, केप ऑफ बोजाडोर, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित था, में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ये सब ब्रीफ में मैंने कुछ बताया कि किस प्रकार से 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण से भौगोलिक खोजों का आरंभ हुआ। अगले कुछ वर्षों में अफ्रीका में अनेक पुर्तगाली अभियान हुए, जहां से पुर्तगाल को पर्याप्त सोना और अफ्रीकी गुलाम मिलने लगे। इससे पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था समुन्नत हुई तथा सामुद्रिक अभियानों में पुर्तगाल की दिलचस्पी बढ़ी। 1460 तक पुर्तगाली अफ्रीका के सबसे पश्चिमी छोर पर केप वर्डे तक पहुंच चुके थे। 15वीं शताब्दी में इन भौगोलिक खोजों में अधिक गति आई। इनका प्रभाव पहले की खोजों से अधिक व्यापक और प्रभावशाली हुआ तथा इन सामुद्रिक अभियानों के परिणाम स्वरूप अनेक नए देशों जैसे वेस्ट इंडीज, ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू फाउंडलैंड का पता चला तथा भारत पहुंचने का सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग खोजा जा सका। आइए हम देखते हैं कि भौगोलिक खोज का अर्थ क्या है। हम देख सकते हैं 15वीं सदी के उत्तरार्ध और 16वीं सदी के आरंभिक वर्षों में यूरोपवासी द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध को बनाए रखने के लिए समुद्री मार्ग द्वारा खोज, जिनका अस्तित्व 15वीं सदी के पहले था परंतु उनका संपर्क इन देशों से नहीं था, को भौगोलिक खोज कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हम आगे बढ़ के देखते हैं। कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया कहाँ पे है और जो कि आज इसको बोला जाता है इस्तांबुल। वर्तमान में यह इस्तांबुल है। यह यूरोप का एकमात्र व्यापारिक केंद्र था जिसके द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। कुस्तुनतुनिया बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। इसका पतन 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों के आक्रमण करने से हुआ। आगे देखते हैं भौगोलिक खोजें। तो इस प्रकार हमने देखा
कि किस प्रकार से 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद किस प्रकार से भौगोलिक खोजों के लिए प्रमुख मार्ग जो थे उत्तरदायी थे। प्रमुख मार्ग में 3 मार्ग थे। पहला जो था उत्तरी मार्ग, दूसरा मध्य मार्ग, तीसरा मार्ग था दक्षिणी मार्ग। उत्तरी मार्ग जिसको हम रेशम मार्ग से जानते थे, सिल्क रूट, जो कि एशिया के पूर्वोत्तर भाग से लेकर एशिया के पश्चिमोत्तर भाग को जोड़ने का कार्य करता था, जो कि थल मार्ग भी जाना जाता है। दूसरा था मध्य मार्ग, जो भारत से अरब होते हुए फारस की खाड़ी तक को जोड़ता था। उसके बाद तीसरा है दक्षिणी मार्ग, भारत से अरब होते हुए, लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए यूरोप तक को जाता था। तो ये रहे हमारे प्रमुख व्यापारिक मार्ग जो भौगोलिक खोजों के लिए उत्तरदायी रहे। आगे हम सभी देखते हैं भौगोलिक खोजों के क्या क्या कारण थे, क्या क्या कारण थे जो भौगोलिक खोजों के लिए उत्तरदायी हुए। इसमें हम सभी देखेंगे एक एक करके। पहला जो था पॉइंट था कुस्तुनतुनिया का पतन। भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रेरणा 1453 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया के पतन से मिली। कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो जाने से पूरब के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप वालों को नए व्यापारिक समुद्री मार्गों की आवश्यकता पड़ी। इसका प्रमुख कारण था तुर्कों द्वारा इस मार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारियों से भारी कर वसूलना। अतः इस दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए गए। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ, लेकिन भौगोलिक खोजों वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, हम जानते हैं वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी in the mid 15th century, the Turks took control of the overland trade route from Europe to the east. The Europeans then began seeking sea routes to the east. The invention of the mariner's compass, quadrant and astrolabe, improvement in shipbuilding and cartography, that is the map making, and the use of gunpowder improved the prospects of long sea voyages. The voyagers went in search of 3G. Here I would like to mention you 3G just for your learning. आपकी समझ के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको 3G मैंने शॉर्ट टर्म दिया है। What do you mean by the 3G here? First G for gold, second G for glory, third G for God. That means gold, glory and God. सोने के लिए, अपनी महिमा के लिए, ग्लोरी अपना साम्राज्य फैलाने के लिए, और गॉड अपना धर्म को, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए. दैट इज वॉयजेस वेंट इन सर्च ऑफ 3G, दैट इज गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड. दैट इज फॉर मनी, फॉर फेम एंड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी. तो ये मुख्य 3G रहे हैं. सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं भौगोलिक खोजे के कारणों में. दूसरा जो कारण उत्तरदायी रहा है वाणिज्यवाद का उदय. वाणिज्यवाद का उदय. सामंतवाद के पतन के पश्चात धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य की प्रगति हुई. कच्चा माल प्राप्त करने एवं निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज आवश्यक हो गई. उसके बाद तीसरा पॉइंट है रोमन साम्राज्य का पतन. रोमन साम्राज्य हम देखते हैं कि दो भागों में बटा था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य. पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी बाइजेंटाइन थी, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी.
हम देखते हैं कि धर्म युद्धों का भी प्रभाव पड़ा। 11वीं 12वीं शताब्दियों में आधुनिक इजराइल स्थित जेरूसलम होली सिटी पवित्र नगर के आधिपत्य के प्रश्न पर ईसाइयों और तुर्कों के मध्य लंबा संघर्ष हुआ। इससे सामंतवाद को तो क्षति हुई, परंतु धर्म युद्धों के बाद यूरोप वालों की रुचि पूर्वी देशों में बढ़ गई। वहां से व्यापार करना अत्यंत लाभदायक था, अतः प्रत्येक राष्ट्र इस दिशा में प्रयासशील हो गया। इससे भौगोलिक खोजों को प्रेरणा मिली, साथ में साथ राष्ट्रीय राज्यों का भी उत्कर्ष हुआ। अगला पॉइंट हम देखते हैं, शासकों का सक्रिय सहयोग। इसमें हम देखते हैं स्पेन के समान पुर्तगाल ने भी समुद्री यात्रा एवं भौगोलिक खोजों में गहरी दिलचस्पी ली। वहाँ का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर नाविकों को समुद्री यात्रा के लिए प्रोत्साहित करता था। उसने नाविकों के लिए एक स्कूल खोला। कोलंबस ने भी इस स्कूल में अध्ययन किया था। उसके नाविकों ने अफ्रीका के पश्चिमी किनारे के कुछ क्षेत्रों का पता लगाया। वहां से पुर्तगालियों को सोना और गुलाम मिले। इस प्रकार दास व्यापार आरंभ हो चुका था। स्पेन वासियों का उत्साह आर्थिक और धार्मिक कारणों से उत्प्रेरित होकर पुर्तगाल के समान स्पेन ने भी भौगोलिक खोजों में उत्साह से भाग लिया। 1492 में ईसाई राजाओं द्वारा अरबों के आधिपत्य से आइबेरियन प्रायद्वीप को स्वतंत्र कराए जाने की घटना हुई, जिसको बोलते हैं रिकॉन्क्विस्टा। इससे उत्साहित होकर के स्पेनी नए क्षेत्रों की खोज, वहां ईसाई धर्म के प्रचार की संभावना तथा उपनिवेश स्थापित कर राज सत्ता के विस्तार के उद्देश्य से भौगोलिक खोजों की दिशा में अग्रसर हो गए। अगला पॉइंट है, हम देखते हैं पुनर्जागरण का प्रभाव। यानी कि पुनर्जागरण होने के बाद यूरोपीय जनता अंधकार युग से प्रकाश में आ गई। लोगों को ये जानकारी हो गई कि पृथ्वी गोल है। जर्मनी के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जो कि आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छठा पॉइंट है, ईसाई धर्म के प्रचार में चर्च की अभिरुचि। ईसाई धर्म के प्रचार में चर्च की अभिरुचि, इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से ईसाई पादरी धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इसे विदेश यात्राओं को प्रोत्साहन मिला। मध्यकाल तक लगभग सारा यूरोप ईसाई धर्म को अपना चुका था और ईसाई पादरी इस प्रयत्न में लगे थे कि पूर्व दिशा यूरोप से आगे बढ़कर एशिया के निवासियों में भी अपने धर्म का प्रचार करे। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे ईसाई भिक्षु ने यूरोप से प्रस्थान किया और हजारों मील की यात्रा कर मंगोलिया और एशिया के अन्य भागों में आए। इसके बाद हम देखते हैं मार्को पोलो की यात्रा, जो वेनिस से शुरू होकर के चाइना को जाती है और उसके बाद जापान तक यह यात्रा करते हैं। उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण यात्रा पुस्तिका लिखी है, जिसका नाम है द फार ईस्ट होली लैंड। इसमें इन्होंने अपने प्रमुख यात्रा के विषय में कुछ घटनाओं का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। उसके बाद आठवां कारण है एल देरोदो की परिकल्पना। एल देरोदो की परिकल्पना, उनकी ये परिकल्पना थी लोगों को यूरोप के समुदाय में ये एक मन में परिकल्पना कि समुद्र में कोई एक ऐसा टापू होगा जहाँ पर सोना चांदी का भरमार होगा, क्यों न उस टापू को खोजा जाए। तो इस दिशा में लोगों ने समुद्री खोज यात्राएं प्रारंभ कर दी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये निम्नलिखित जिसको मैंने वर्णन किया है, ये भौगोलिक खोजों के कारण रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, प्रमुख भौगोलिक खोजें। प्रमुख भौगोलिक खोजों में हम देखेंगे ये उस खोजों के देखने के पहले कुछ सामुद्रिक जो यात्राएं हुई थी, आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि अधिकतर स्पेन और पुर्तगाल से ही कोलंबस, वास्को डी गामा और अन्य पुर्तगाली यात्रियों ने अपनी यात्राएं कंप्लीट की। इसको आप जूम करके अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं भौगोलिक खोजें।
पहला 1488 ईस्वी में पुर्तगाली बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज की। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर वो काफ़ी उत्साही थे। उन्होंने नाविकों को समुद्री यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया। वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में लिस्बन की यात्रा कर 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट पहुँचे। स्पेनी खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंचा। 1493 ईस्वी में कोलंबस ने पोर्ट रिको, वर्जिन द्वीप समूह और जमाइका की खोज की और 1502 ईस्वी में होंडुरास के तट पर पहुंचा। जेनुआ के सर जॉन एवं सेबास्टियन कैबॉट ने 1497 ईस्वी में हेनरी सप्तम के प्रोत्साहन से न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। कुछ बिंदु इसमें मेंशन नहीं, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ। पुर्तगाली नाविक पेड्रो केब्राल ने 1500 ईस्वी में दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील पहुंचा। स्पेन के वास्को डी बालबोआने ने 1513 ईस्वी में पनामा भूसंधि को पार किया और 1513 ईस्वी में उसने प्रशांत महासागर का नाम रखा। उसने देखा बहुत बड़ा, तो इसका नामकरण उसने किया प्रशांत महासागर। अगली खोज है स्पेनी खोजी फर्डिनेंड मैगलन ने 1519 ईस्वी में 7 जहाज लेकर के निकला। उसने अटलांटिक महासागर को पार कर दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर होते हुए जलडब्रू मध्य एवं प्रशांत महासागर को पार करके 1520 ईस्वी में फिलीपींस पहुंचा। पृथ्वी का पूर्ण चक्कर लगाने वाला मैगलन प्रथम व्यक्ति बना। इसको आप नोट करेंगे, याद करेंगे कि पृथ्वी का पूर्ण चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था। उसका नाम था मैगलन। फ्रांस के कार्टियर और चैंपलन ने कनाडा प्रदेश का रास्ता बतलाया। स्पेनी खोजी हर्नाडो कोर्टिस ने अटलांटिक महासागर पार कर क्यूबा पहुंचा और मेक्सिको में एज़टेक साम्राज्य को 1520 और 1521 में गोला बारूद से हमला कर बर्बाद कर दिया और स्पेन को अपने अधीन कर लिया। स्पेनी खोजी फ्रांसिस्को पिजारो ने 1532 ईस्वी में पेरू गया और इंका साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही साथ मैं और भी बता दूं, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की। ये रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण खोजें। उसके बाद हम देखते हैं कि इस भौगोलिक खोजों के क्या प्रभाव हुए। भौगोलिक खोजों के क्या प्रभाव हुए। आर्थिक परिणाम, विश्व व्यापार में वृद्धि हुई, जो कि हम देख सकते हैं कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। नए देशों की जानकारी के पहले यूरोपीय व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर क्षेत्र से ही होता था। अब इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया। व्यापार वाणिज्य अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र से भी होने लगे। स्थानीय और सीमित व्यापार वैश्विक रूप में परिवर्तित होने लगा। बैंकिंग व्यवस्था का भी विकास होने लगा। मुद्रा व्यवस्था का भी विकास होने लगा। मुद्रा व्यवस्था के प्रचलन से व्यापार में सुविधा हुई। प्रत्येक देश अपनी मानक मुद्रा जारी करने लगा। धातु मुद्रा के अतिरिक्त हुंडी, ऋण पत्र इत्यादि भी मुद्रा के रूप में प्रचलन में आए। उसके बाद देखते हैं राजनैतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उपनिवेशवाद का विकास हुआ। भौगोलिक खोजों का एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ उपनिवेशवाद का जन्म और विकास। यूरोपीय राष्ट्रों में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग गई। इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन ऐसे राष्ट्रों में प्रमुख थे। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, हिंद, चीन और अन्य स्थानों में इनके उपनिवेश स्थापित हुए। उदाहरण के लिए याद कीजिएगा, भारत में 1498 में पुर्तगाली, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। भारत में 1498 में पुर्तगाली, 1600 में अंग्रेज, 1602 में डच और 1664 में फ्रांसीसी आए। इन लोगों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर यूरोपीय व्यापार का विकास किया। ये रहा आपका उपनिवेशवाद। तीसरा प्रभाव हम देख सकते हैं, नए व्यापारिक क्षेत्र का उदय।
नए व्यापारिक क्षेत्र का उदय। नए व्यापारिक क्षेत्र का उदय, इसमें हम देख सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य के विकास के कारण अनेक व्यापारिक नगरों का उदय हुआ। इन नगरों में व्यापारिक एकत्रित होकर के सामानों की खरीद बिक्री करते थे। अब भूमध्य सागरीय व्यापारिक नगरों जेनेवा और वेनिस का महत्व घट गया। उनका स्थान पेरिस, लंदन, लिस्बन, लिवरपूल, ब्रिस्टल, एम्स्टर्डम, एंटवर्प इत्यादि ने ले लिया। ये नगर और बंदरगाह व्यापारिक गतिविधियों से जीवंत हो गए। नई मार्गों की खोज से व्यापार के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। पांचवा प्रमुख परिणाम हम प्रभाव देख सकते हैं, सामाजिक परिणाम, जो कि कह सकते हैं कुछ नकारात्मक रहा, जैसे कि मनुष्य का क्रय विक्रय होने लगा, दास व्यापार को बढ़ावा मिला, श्वेत अश्वेत संघर्ष प्रारंभ हो चुके थे। छठा प्रभाव हम देख सकते हैं, सांस्कृतिक परिणाम। सांस्कृतिक परिणाम में हम देख सकते हैं कि उनके रहन सहन, यूरोपियों का रहन सहन हमारे भारतीय संस्कृति का रहन सहन डिफरेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों संस्कृति मिली तो रहन सहन हमारा परिवर्तित हुआ। हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, हमारा पहनावा भी चेंज हो गया। हमारी भाषा जो कि हिंदी भाषा अन्य भाषा थी, हमने इंग्लिश को सीखा, रीति रिवाज पर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ईसाई धर्म में पश्चिमी सभ्यता का प्रसार उपनिवेशीकरण के चलते तेजी से हुआ। इससे हम कह सके ईसाई धर्म के प्रचार में गति आई। एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ा। अंततः हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से सांस्कृतिक परिणाम के साथ भौगोलिक ज्ञान में भी वृद्धि हुई। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि की, नए देशों एवं समुद्री मार्ग का पता लगा, इससे विस्तृत दुनिया की जानकारी मिली। साथ में साथ हम देख सकते हैं कि मध्यकालीन अंधकार युग में चर्च के प्रभाव से समुद्री यात्रा को लेकर अनेक जो भ्रांतियां थी, नई खोजों ने इन भ्रांतियों को मिटा दिया। प्रचलित भ्रांतियों का अंत हो गया। अन्य महत्वपूर्ण परिणाम में हम देख सकते हैं कि जहाजरानी का विकास हुआ, नक्शा, कंपास, दूरबीन जैसे यंत्रों का आविष्कार हुआ और उपयोग बढ़ा। इससे समुद्री यात्रा सरल हो गई। इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों एवं विद्वानों का एक नया सामाजिक वर्ग सामने आया। हम देख सकते हैं कि भौगोलिक खोजों का बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम रहा। अब सिग्निफिकेंसेस के तौर पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भौगोलिक खोजें विश्व इतिहास की युगांतकारी घटना है। इनसे आधुनिक युग का आगमन हुआ। भौगोलिक खोजों और समुद्री यात्राओं में यूरोपीय देश अग्रणी थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने अंधकार युग का अंत कर आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। पूरब और पश्चिम का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध बढ़ा। वैश्विक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। साथ ही पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का भी विकास हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं यूरोप का प्रभाव शेष विश्व पर बढ़ गया। धन्यवाद। ये जो मैंने बताया महत्वपूर्ण बिंदुएं, जो कि भौगोलिक खोज की कुछ महत्व बिंदुएं थी, वो रही है। ये फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। विश्व मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। भौगोलिक खोजें विश्व इतिहास की युगांतकारी घटना बनी। पूर्व व पश्चिम का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध बढ़ा। वैश्विक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का भी विकास हुआ। यूरोप का प्रभाव शेष विश्व पर बढ़ गया। धन्यवाद। आगे के लिए मैं पुनः अपना अगला वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।